सबसे बड़ा उदाहरण है। लेकिन सरकार ये बात क्यों नहीं समझ पा रही है? किसानों के पास अब क्या विकल्प है, ये देखने वाली बात होगी। चूंकि किसान लगातार इस बात को लेकर मसौदा तैयार कर रहे हैं कि इस तारीख को आंदोलन करेंगे, हरियाणा में करेंगे, पंजाब में करेंगे। लेकिन बड़ी बात यह है, क्या सरकार को इस बात को लेकर कोई असर पड़ रहा है? क्या कोई प्रभाव पड़ रहा है? क्या इन आंदोलनों से भारत बंद भी आपने देखा किस तरीके से उसका हश्र रहा, कहीं सफल रहा, कहीं असफल रहा। सरकार क्या कर रही है इस बात को लेकर? सरकार क्या इन आंदोलनों के जरिए उन पर कुछ प्रभाव पड़ेगा या सरकार कृषि कानून वापस ले लेगी? बड़ा सवाल यहां पर यह है। आपको बता दें कि इस अहम विषय पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे ब्यूरो एग्जीक्यूटिव मनीष कुमार जुड़ चुके हैं। मनीष कुमार जी, जिस तरीके से देखने को मिल रहा है यहां पर पंजाब में राहुल गांधी गए, उन्होंने संबोधित किया किसानों को, अब हरियाणा में आने की तैयारी है, वहां पर किस तरीके की व्यवस्था है? देखिए, बिल्कुल यस, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हरियाणा में अगर राहुल गांधी को लेकर अगर बात करें तो जैसे ही पता लगा कि राहुल गांधी आ रहे हैं, वहीं पे कांग्रेस नेता जहां पे सारा की सारी मैनेजमेंट देख रहे हैं, चाहे वो कुमारी सैलजा हो, भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो या कांग्रेस के प्रभारी विवेक बंसल हो, वहीं पर अगर बात करें तो सरकार की अगर बात करें तो सरकार लगातार, चाहे वो होम मिनिस्टर हैं, चाहे और भी मंत्री हैं, कल खुद मुख्यमंत्री और आज सुबह भी मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना काल में अगर समूह बना के अगर चला जाएगा तो वो शायद कानून के खिलाफ होगा और लॉ एंड ऑर्डर के खिलाफ अगर कोई चलेगा तो उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। यानी देखा जा सकता है कि कल आने वाला जो समय है उसमें जो कांग्रेस जो है वो राहुल गांधी जो है ट्रैक्टर रैली लेके हरियाणा में आएंगे, तो हरियाणा में क्या स्थिति बनेगी, इसी के संदर्भ में हमारे साथ बात करने के लिए अभी हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल हैं और मैं आपकी बात भी रखूंगा जेपी दलाल जी के सामने। दलाल साहब नमस्कार। नमस्कार जी। दलाल साहब, राहुल गांधी की ट्रैक्टर रैली, कांग्रेस एक तरफ कह रही है कि किसान कांग्रेस किसानों के साथ खड़ी है और भारतीय जनता पार्टी और मुख्यमंत्री मनोहर लाल, कल आपने भी किसानों के साथ सीधा सीधा संवाद किया और हमने भी देखा कि किसान को इस बिल से कोई, वहाँ पे जितने भी थे उन्होंने आपत्ति नहीं जताई। लेकिन कांग्रेस लगातार सरकार को आड़े हाथ ले रही है कि ये जो बिल है वो किसानों को आमदनी दुगुनी नहीं करके किसानों को सड़क पर ला के खड़ा कर देगी और राहुल गांधी इसके लिए पंजाब से अपनी यात्रा शुरू की है ट्रैक्टर रैली के थ्रू। कल वो हरियाणा में आने वाले, कैसे देखते हैं आप इन सब चीज़ों को? देखिए, मैं तो राहुल गांधी की कहीं भी खेतीबाड़ी के बारे में यात्रा करें उसका स्वागत करता हूं, क्योंकि वो विदेश में ज़्यादा रहे हैं, स्वदेशी किसानों की उनको जानकारी नहीं है, खेतीबाड़ी का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है और कुछ बाहर निकलेंगे तो किसानों की दशा के बारे में उनको जानकारी मिलेगी और हो सकता है कि वो इस बारे में किसानों की आर्थिक हालात को समझ के अच्छी जो है विचार उनके बन जाए। लेकिन जब भी राहुल गांधी बाहर निकलते हैं, सारी कांग्रेस इकट्ठी होके चिंता करने लग जाती है। उनके पढ़ाने वाले, उनके एक्टर, उनके डायरेक्टर, उनके फ़ोटो सेशन करने वाले और सब उनका चिंतित होना स्वाभाविक भी है, क्योंकि जहाँ भी जाते हैं वो जो उसको उनको बोलने के लिए कहा जाता है कहीं न कहीं वो कुछ उटपटांग बोल जाते हैं। मेरी सलाह है, सबसे अच्छी ये है कि वो हरियाणा की धरती पे आएं, उसको नमन करें और हरियाणा के किसानों से माफ़ी मांगें कि भाई आपकी हालात ठीक नहीं है, आपकी आर्थिक हालात में ख़राब करने में सबसे ज़्यादा योगदान नेहरू गांधी फैमिली का है, क्योंकि सत्ता के अंदर 80% वक्त इसी परिवार का रहा है। अगर वो ऐसा करते हैं, किसानों से एक्समा याचना करते हैं, तो मैं भी उनका यात्रा का स्वागत करूंगा और बल्कि मैं चाहूँगा कि वो लंबी यात्रा करें, किसानी खेती समझें, देखें धान की कैसे बिजाई होती है, कपास की कैसे चुगाई होती है, बाजरे की कैसे सिरटियाँ उतरती हैं, मूंग किस चीज़ पे लगता है। अभी तो उनको ये भी ज्ञान नहीं है कि कौन सी फसल का वो पहचान भी नहीं पाते कि बाजरा कहाँ कौन सा है, धान कौन सा है, कपास कौन सी है, मूंग कौन सा है। लेकिन शुरुआत करने में कभी बुराई नहीं होती, जब भी नेवर टू लेट उनको ये ज्ञान प्राप्त कर लेना चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान जो प्रदेश है, भारतवर्ष किसानों का
देश है और हरियाणा से अच्छी जगह नहीं मिलेगी उनको सिखाने के लिए। और एक ये राजनीति की रोटियां सेकना चाहती है कांग्रेस, किसानों को बदनाम ना करे कि किसान सड़कों पे है, किसान खेतों में है। किसान तो अपने चाय पानी रोटी भी खेतों में मंगा रहा है, उसके पास वक्त ही नहीं है इस वक्त कि वो खेत को छोड़ के निकले, क्योंकि धान की कटाई का टाइम है, बाजरा की निकालने का टाइम है, कपास चुगाई का टाइम है, मूंग निकालने का टाइम है, आगे सरसों की बिजाई करनी है, आगे जब गेहूँ के लिए ज़मीन तैयार करनी है। किसान को सोने का वक्त भी नहीं मिल रहा और किसान को बदनाम करते हैं कि किसान सड़कों पे है। कुछ रिजेक्टेड कांग्रेसी जो हरियाणा से 2 बार लोकसभा में 2 बार विधानसभा में लोगों ने रिजेक्ट कर दिया, वो सड़कों पे है। तो मेरी उनको सलाह है कि कानून व्यवस्था अपने हाथ में ना लें और अच्छे किसान राहुल गांधी जी के देसी ट्रैक्टर पे बैठा के उनको पता लगे कि ट्रैक्टर पे बैठने में कमर में कितना दर्द होता है, वो असली सवारी कराएं। ये विदेशी ट्रैक्टर जिसके सस्पेंशन ठीक करवा कर सोफा वगैरह रखवा कर वो ना करवाएं। सही अगर जानकारी किसानों को लेनी है तो एक असली ट्रैक्टर पर बैठ के वो यात्रा करें। जीएस एक सवाल पूछे जेपी दलाल जी से, जो ये कानून लागू किए गए हैं वो 1950 और 60 के दशक में अमेरिका, यूरोप और कई देशों में लागू किए गए थे। वहां पर यह दशा देखने को मिली कि किसानी क्षेत्र पूरी तरीके से असफल रहा, किसानों की आत्महत्या बहुत ज्यादा होने लगी। उस क्षेत्रों से जहां पर रिहायशी इलाकों में जो आत्महत्या की दर रहती थी, उस क्षेत्र से ज्यादा किसान आत्महत्या करते थे, जिसकी दर 45% है। वही चीज हम अपने देश में भी लागू करने जा रहे हैं और ये चीज हमने बिहार में भी देखा कि बिहार में भी इस तरीके का कानून लागू हुआ। वहां पर मंडियां खत्म हो चुकी है, किसानों की सालाना आय 44,000 रुपए रह गई है, जो कि सबसे कम है पूरे देश में। तो इसका क्या हम देख रहे हैं? तर्कसंगत नहीं है बिल्कुल भी। ये पूछिए जेपी दलाल जी से। दलाल साहब, ये जो कानून लाया गया है 1950 और 60 के दशक में, ये यूरोपियन कंट्री में लाया गया था, वहाँ पर किसानों की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। अगर देश की बात करें तो बिहार में भी ये कानून लाया गया और बिहार में मंडिया नाम की कोई चीज़ नहीं रह गई है और किसानों की जो आय जो है वो पूरे देश में अगर बात करें तो बिहार में किसानों की आय जो है सबसे कम है, न्यूनतम आय है वहाँ। क्या देख रहे हैं आप, कैसे देख रहे हैं इस कृषि बिल को लेकर? क्या इसके बाद मंडियाँ ख़त्म हो जाएगी या किसानों की क्या हालात बनेगी? देखिए, जो पुरानी व्यवस्था है वो जो की यूँ रहेगी। एमएसपी न्यू रहेगी, एमएसपी है, एमएसपी थी, एमएसपी आगे भी रहेगी। मंडियाँ थी, मंडियाँ हैं और अच्छी मंडियाँ आगे भी बढ़ेगी। लेकिन इसके अलावा हमने आगे छूट दी है कि मंडी के अलावा, मंडी से बाहर किसान को अपने अच्छे रेट पे कोई बाहर मिलता है, कोई बाहर का आटा चक्की वाला मिलता है, कोई दाल बनाने वाला मिलता है, आपको महंगा रेट पे आपका माल खरीदता है, तो मंडी का कानून आपके ऊपर लागू नहीं है, आप बेचो उसको। और किसान को इससे कोई एतराज़ भी नहीं है। लेकिन एतराज़ कांग्रेस को है, वो समझ में नहीं आती क्यों है। एक शक जाता है कि कांग्रेस के अंदर हमेशा ही कांग्रेस ने बिचौलियों का साथ दिया है और बिचौलिए भी वो जो पूंजी का काम करते हैं, आड़त का काम नहीं करते। 2.5% महीने का, 30% साल का, 24% साल का ब्याज उससे वसूल करते हैं। किसान हमेशा के लिए कर्जे में दबा रहता है, किसान को लूटते रहते हैं। तो उनका समर्थन दे रही है कांग्रेस। ये किसान को आगे भविष्य में कांग्रेस को किसान जो इस बात का जवाब देगा कि आपने हमें 60-70 साल तक तो ऐसे बिचौलियों के द्वारा लुटवाया और अब एक चीज़ उससे मुक्ति का एक रास्ता दिया है मोदी जी ने, फिर आप उनके साथ खड़े होते हो। फिर आप कैसे उम्मीद कर सकते हो कि किसान वर्ग आपके लिए कोई सोचेगा? जी मनीष जी, एक और सवाल ये है कि आखिरकार किसान कह रहे हैं कि एमएसपी को लेकर जो दावा सरकार कर रही है वो न केवल मौखिक तौर पर बल्कि लिखित तौर पर भी दे तो ज़्यादा बेहतर होगा, और किसान इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं। क्या आपको लग रहा है कि किसान पूरी तरीके से राजनीतिक दलों का मोहरा बनकर रह गए हैं?
तिलक साहब, किसान जो है वो लगातार, किसान संगठन की बात करें या किसान की बात करें तो लगातार आवाज़ उठा रही है, मांग कर रही है सरकार से कि एमएसपी जो है उसकी एक गारंटी सरकार दे, लिखित में दे कि हमारी एमएसपी यही रहेगी, एमएसपी के साथ छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। लेकिन आज की अगर हालात देखें तो किसान जो है वो सिर्फ राजनीतिक पार्टियों का मोहरा बन के रह गया। ये मांग जो है कांग्रेस के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी कर रहे हैं और बहुत सारे सुरजेवाला जी के भी यही बयान मैंने देखे। कांग्रेस की या कांग्रेस समर्थित कुछ नेताओं की ये आवाज़ है। मैं एक मांग और करना चाहता हूँ कि राहुल गांधी जी अपने ट्रैक्टर को, हमारा बॉर्डर का इलाका है, झुंझुनू है, राजगढ़ है, पिलानी है, बॉर्डर का इलाका है, इसको वहाँ भी ले जाए। आज हरियाणा में बाजरा 2150 रुपये में खरीद रहा है। दाना दाना खरीदने के लिए हमारी सरकार दृढ़ निश्चय कर रखे है। वहाँ पर 1400-1300 रुपये में बाजरा गलियों में घूम रहा है, सरकार खरीद नहीं रही। एमएसपी का भाव भी डिक्लेयर कर दिया, एमएसपी पे गारंटी भी दे रखी है, लेकिन राजस्थान सरकार नहीं खरीद रही। सरसों का भी यही हाल था, हमने 4400 प्लस के रेट में दाना दाना हमारे किसान का खरीदा, राजस्थान में 3000 रुपये बिकती रही। चने का भी यही हाल है। इस ट्रैक्टर को थोड़ा सा कृपा करके ट्रक में रख के राजस्थान में भी घुमाएं 50-100 किलोमीटर और जानकारी लें कि भाई एमएसपी होने के बाद, एमएसपी की गारंटी होने के बाद ये एमएसपी के औने पौने दाम पे राजस्थान में इन फसलों का भाव क्यों है और इसके लिए कौन जिम्मेदार है। क्या कानून से बनने से किसान को लाभ मिल गया? नीयत की बात है। सरकारों की नीयत ठीक होगी तो किसान के लिए सब कुछ ठीक होगा। अकेला कानून बनाने से कुछ नहीं होने वाला। अगर होता तो राजस्थान के किसान का बाजरा 2150 में बिक रहा होता, अगर होता तो राजस्थान के किसान की सरसों भी एमएसपी पे बिक रही होती। तो ये राहुल गांधी जी को दिखाई नहीं दे रहा, हुड्डा जी को दिखाई नहीं दे रहा, सुरजेवाला जी को दिखाई नहीं दे रहा। मैं ले चलता हूँ, मैं अपने कार में ले चलूँगा, ट्रैक्टर में ले चलूँगा। राहुल गांधी जी से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि आप 2 घंटे राजस्थान में चलो तो मेरे साथ, किसानों की व्यथा सुनो। तो आपने धोखा देके, झूठ बोल के, कर्जा माफ़ी का नारा देके उनको लूट लिया और अब जब एमएलए उन आपके भागते हैं तब और उनको छिपाए छिपाए आप फिरते हैं। आप इस तरह की चीज़ें भ्रम फैला के। चलिए मनीष जी, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए। कृषि